कुछ वैज्ञानिक तथ्य आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर शिवदर्शन मलिक है, रोहतक का रहने वाला हूं। जब संस्कार के बीज पढ़े थे वो गुरुकुल कुंभाखेड़ा से पढ़े थे हिसार में। उसके बाद बीएससी ऑनर्स किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, आईआईटी दिल्ली के साथ काम किया, यूएनडीपी के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, इंग्लैंड अमेरिका सब कुछ तोड़ के खंगोड़ के सब कुछ देखा। लेकिन जब पता चला कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो 2015 से मैंने अपना रास्ता बिल्कुल बदल लिया। रास्ता क्यों बदला? जब हम गुरुकुल में थे तो उस टाइम पे हमें जो है टेम्पो में भर के दिल्ली ले जाया गया था 1977 में। गौ माता की जय जयकार करते हुए हम जा रहे थे और ये कहा था कि अब आगे अत्याचार नहीं सहेंगे, गौ माता का जो है कटनी नहीं चाहिए, उसका कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन जब 2015 वहां तक आए तो देखा कि घर में जो पहले गाय थी वो भी निकल चुकी है। आप जो जिस सभा में जितने बैठे हैं ज्यादातर आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित हैं और उस पर चल रहे हैं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं आपके कितनों के घरों में गाय हैं? हाथ खड़े करेंगे। यहां पे जो मैं हाथ देख रहा हूं वो भी करीब 30% है। यहां पे जो हाथ खड़े हुए हैं वो भी करीब 30%, 70% के घरों में गायें नहीं हैं। और उसके बाद बैल, जैसे अभी भाई ने बताया, जो इन्होंने वाक्य बताया कि जो बैल के सींग के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, वो बैल कहां है? सन 1980 तक आपके यहां पे 15 करोड़ बैल थे। 1990 आते हुए वो 9 करोड़ रह गए। 2017 आते होते वो 2.5 करोड़ रह गए। और अब पॉलिसी ये है कि केवल बछड़ियां पैदा होंगी, आपको बैल म्यूजियम में दिखेंगे। ये हकीकत हमारे समाज की। लेकिन हमारी एक और बड़ी खासियत है हमारे समाज की कि हम कोसने लग जाते हैं दूसरों को। मैकडी वाला ये कर रहा है, पिज्जा हट वाला ये कर रहा है, कोका वाला ये कर रहा है। उनको विकल्प नहीं देते हैं। अगर हम विकल्प देंगे तो ही परिवर्तन आएगा, लेकिन कोसने से बैरी कभी नहीं मरता है। तो मेरा जो काम था वो मैंने जो किया वो विकल्प देने का किया। मेरे भाई राकेश उपाध्याय ने हमें बताया कि मिट्टी के मकान बहुत अच्छे होते हैं और इनके जो दादाजी थे या उनके परदादाजी थे उन्होंने वो मकान बनाया था और उसके बाद उन्होंने वो मकान अपने हाथ से तोड़ा। सबको पता है मिट्टी के मकान अच्छे मकान होते हैं और मैं तो इसके ऊपर गहन अध्ययन करता हूं। लेकिन मिट्टी के मकान तोड़वाए किसने? मिट्टी के मकान गए कहां और क्यों गए? कभी सोचा है? स्वामी दयानंद ने कहा था कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठित है, कहा था ना। तो हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन पाठ्य पुस्तकों में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता होता। जो सिलेबस की बात कर रहे थे वो हमारे जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे जो आर्किटेक्ट हैं, उनको सबको पढ़ाया ही सीमेंट और लोहा जाता है, क्योंकि वो कॉरपोरेट का है। मिट्टी नहीं जाती, मिट्टी नहीं पढ़ाई जाती। जब हमारे सबके घर मिट्टी के थे, उसके ऊपर हम गोबर का लेपन करते थे। वो घर गर्मी में कैसे रहते थे? ठंडे, और सर्दी में गर्म। जैसे मेरा ये कपड़ा है, आज मैं 27 फरवरी को आपके समक्ष खड़ा हूं तो मेरा ये कुर्ता पजामा मैं पहनने हुए आया हूं। अगर यही प्रोग्राम दिसंबर में होता तो मेरे शरीर पे क्या होता? स्वेटर होती। इसी प्रकार जो हमारे घर हैं वो हमारे बड़े कपड़े हैं जो सर्दी गर्मी और मौसम से भी हमें बचाते हैं। लेकिन ये ज्ञान घर घर में था, इससे टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकता था। जो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सरकार आई ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको हम कंपनी राज कहते हैं, ब्रिटिश राज, कंपनी राज, उन्होंने उन्हीं चीजों को प्रमोट किया जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। दूसरी चीजों को उन्होंने प्रमोट किया ही नहीं। और फिर उन्होंने कोडिंग की, उन्होंने
लॉज बनाए। उन लॉज के अंदर उन्होंने चीजें स्थापित कर दी कि मैं उसी घर को घर मानूंगा जो सीमेंट का होगा, जो उस घर को घर ही नहीं मानूंगा जो मिट्टी का होगा। इलीगल। कानून उनका, राज उनका, नियम उनके, कायदे उनके, तो बैंक भी उनके थे, लोन भी उन्हीं घरों को दिया गया जो प्रकृति के खिलाफ बन रहे हैं। वित्तीय सहायता, परामर्श, पढ़े लिखे नौजवान तबका, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट सभी एक तरफ सीमेंट के पीछे दौड़ चुके। मैंने जब वैदिक प्लास्टर बनाया और वैदिक प्लास्टर बना के जब पिछली सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी थे उनके ऑफिस में मैंने लगाया और उन्होंने रिजल्ट देखा और फिर मैंने कहा कि इसको कानून में बदलाव लाइए। कानून में क्या लिखा है कि हम ऐसे किसी घर को घर नहीं मानेंगे जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर लगा हुआ हो। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है मेरे खेत की लकड़ी, ऑर्गेनिक मैटर है मेरी गाय का गोबर, ऑर्गेनिक मैटर है जो जीवाणु युक्त मेरे खेत की मिट्टी है वो। यानी कि हम अपने साधन से घर नहीं बना सकते हैं, हमें जो है सामान कहां से लेना पड़ेगा? सीमेंट की दुकान से। ये चीजें हैं। वैदिक प्लास्टर का कट्टा कहां है? कट्टा ला। मेरा जो सफर शुरू हुआ था वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। मैं इंग्लैंड गया हुआ था, मेरा छोटा भाई वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, उसकी जो मिसेज है उसको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वो वहाँ रहता है। उसने कहा भाई मिलने आ जा। मिलने चला गया, लंदन देखा, बड़े बड़े शहर देखे, लेकिन मुझे वो लंदन में और बड़े बड़े शहरों में जो फीलिंग आ रही थी वो वही गुड़गांव वाली आ रही थी। विश्व के सारे शहर कॉपी पेस्ट हैं एक दूसरे के, बड़े से बड़ी बिल्डिंग बनाने की ओढ़ लगी हुई है, शीशे वीशे लगा के, और उस प्रकार से बनना उनका आम आर्किटेक्ट है। तो मैंने छोटे भाई से कहा कि मुझे सबसे पुरानी जो यहाँ की बिल्डिंग है वो दिखाओ। वो मुझे एक जगह ले गया तो वो 18वीं सदी के आसपास की बिल्डिंग थी। मैंने कहा नहीं और कोई पुराना किला दिखाओ। उन्होंने मेरे को कास्टल दिखाए। मैं कहा नहीं 2000 साल पुरानी चीज दिखाओ। तो वो मेरे को ले गया था स्टोन एज पे। स्टोन एज वहां पे 2500 साल पुरानी एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पत्थर आडे टेढ़े पड़े हैं और कुछ नहीं। अगर कोई साथी देख के आया होगा तो उसने जरूर ये ध्यान दिया होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, वो ने कहा और क्या देखोगे? मैं तेरे को रानी का महल दिखा दूं, मैं तेरे को वो दिखा दूं, मैं तेरे को यहाँ की वो दिखा दूंगा। नहीं, मुझे यहाँ के गांव देखने हैं। तो लंदन से 250-300 किलोमीटर दूर जाके हम चले गए गांव की तरफ। तो वहां जब हम गांव में घूम रहे थे तो वहां पे मुझे जो है एक विचित्र चीज दिखाई दी, और वो विचित्र चीज थी जो मेरे हरियाणा में तूड़ी रखने के कूप होते हैं वैसी गोल गोल स्ट्रक्चर, ऊपर उसके गुंबद सा। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा भाई वहां ले चल। मेरा कोई जाट भाई पा गया, किसान भाई पा गया, उस दौरे जाके शीत साथ पीवांगे और थोड़ी अणु के दौरे बातचीत करेंगे। बोला तू पागल है क्या? हम वहां नहीं जा सकते। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? बोला दीज आर द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ये अरब खरबपति आदमी हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक हैं जो इस धरती को चलाते हैं। मैं कहा धरती को चलाते हैं, अरब खरबपति लोग हैं, और ये तूड़ी वाला कूप यहां पे क्या कर रहा है? बोला ये तूड़ी वाला कूप नहीं है, दिस इज ए थैच रूफ, दिस इज ए थैच रूफ। मैं कहा ये थैच क्यों है? बोला तू है ना, बस तेरे अंदर तो दिमाग में वही गोबर धसा हुआ है। वहां पे गया था अपना ब्रिंगम मंगाया था आर्य समाज के मंदिर में, आचार्य जी से उलझ पड़ा कि आप यहाँ पे देसी गाय बांधो और उसके गाय के गोबर से समीधा बनाओ और यहाँ पे हवन करो, इसीलिए मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वहां भाई मेरे दिमाग में गोबर है, मैं क्या करूं? आगे चला गया तो उसने कहा कि दिस इज नॉट ए थोरोफेयर। छोटा भाई और मेरी जो जिद चल रही है, छोटा भाई बोला दिस इज नॉट ए थोरोफेयर, आप वहां नहीं जा सकते, दे कैन शूट यू। ये रास्ता है, ये वहां के लोग हैं,
इनके पास अधिकार है, अगर आप बिना परमिशन वहाँ पे गए तो ये आपको शूट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्या लॉ है? बोला ये लाल डोरा है। लाल डोरा? मैं तो इंग्लैंड में रहता है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मुझे लाल डोरा का ज़्यादा पता है, तुझे नहीं पता होगा लाल डोरा क्या होता है? बोला हाँ लाल डोरा, मैं क्या होता है तुझे पता है? बोला इनका ये फैमिली रहती है, इनके दादा का परिवार, फिर इनके फादर का परिवार, अब इनका परिवार, ये एक फैमिली ट्री है यहाँ पे। मैं कहा हाँ यही है, मेरे गांव भी यही है, जिसको हम ठोड़े बोलते हैं ना, पान्ने बोलते हैं, वो मेरे दादा का परिवार ही है। मगर ये इस टाइप से रह रहे हैं? बोला हाँ इस टाइप से रह रहे हैं, जो वहाँ के सभ्य लोग हैं, जो वहाँ से सबके धनी लोग हैं। मगर फिर तो इनका घर तो मैं जरूर देखूंगा। बोला तू नहीं मानेगा। मगर गोली लगेगी तो मेरा लगेगी ना, तू कार में बैठा रही है। मैं जी ऐसे रोड के ऊपर गया, इस साइड में भी घर, इस साइड में भी घर, बाहर जो है जो बाउंड्री थी वो फूलों की बनी हुई थी, अंदर जो करीब 20 फुट आगे एक गोल झोपड़ा बना हुआ था, उसके ऊपर पीली मिट्टी से वो लिपा हुआ था, ऊपर उसके ऊपर छप्पर था, और मेरी तकदीर अच्छी थी कि जो प्लास्टर था वो उधड़ा हुआ था, उसके नीचे मुझे मिट्टी दिखाई देगी, मिट्टी, मड हाउस, थैच हाउस। ये धरती के सबसे धनी लोग हैं। हाँ ये धरती के सबसे धनी लोग हैं, ये ऐसे रहते हैं। मगर मेरे छोटे भाई का नाम प्रियदर्शन है। मगर प्रियदर्शन फिर तो हमारे दादा थे ना, इनसे बहुत ज़्यादा धनी थे। वो भी ऐसे ही मिट्टी के मकान में रहते थे, वो भी ऐसे ही थैच डाल के रहते थे। यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती है, फसल नहीं होती है, 9 महीने इनको अंदर रहना पड़ता है। वो तो धूप में चारपाई डाल के आराम से सोते थे। हाँ गर्मी में नीम या किसी उसके नीचे सोते थे, नेचुरल वे ऑफ लिविंग से वो रह रहे थे। तो जब मैं वहाँ से आया और मैंने वहाँ पे मेरे साथ वहाँ पे 3 वाक़ये हुए थे। उसके बाद मैं एक और घर के अंदर चला गया, वहाँ पे उसने एबे ऑर्गेनिक फार्म्स खोल रखा है, और वो जो एबे ऑर्गेनिक फार्म्स के अंदर करीब 2 एकड़ के अंदर उसने जो एक म्यूजियम बना रखा है। और उस म्यूजियम के अंदर जो मुझे दिखाई दिया वो मेरे दादा की टाइम की संदूकड़ी, मेरी दादी के टाइम का चरखा, जो काट के हमारे बड़े बड़े संदूक होते थे, वो हमारी हवेलियों के दरवाजे जिनके ऊपर नक्काशी होती थी, वो सारे के सारे मुझे वहाँ पे मुझे मिनी इंडिया दिखाई दिया। वो जो मालिक है उस जमीन का, उसके पास 1700 एकड़ जमीन है, विलियम। मैंने कहा मैं तो इसके मालिक से मिलूंगा भाई। छोटा भाई बोला तेरा तो ना वापस भेजना पड़ेगा, तुम, मैं इससे मिलकर फिर चला जाऊंगा। मैं फिर बेसिक भेज दिए मैंने वहां के स्टाफ से पूछा, मैं हु इज द ओनर, आई वांट टू मीट हिम। बोले आपको ओनर जो है नीली शर्ट में मिलेगा और साइकिल चलाता हुआ मिलेगा। साइकिल चलाता हुआ मिलेगा, नीली शर्ट में मिलेगा? बोले हाँ ये देख लो, वहां तक दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है। उस टाइम पे ये अच्छा माहौल था, सर्दी वर्दी कम थी, अक्टूबर के आसपास का, सितंबर के आसपास का महीना था। हाँ सितंबर नहीं था, मई थी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे एक आदमी जो है साइकिल पे घूमता हुआ मिल गया। मैं उसकी तरफ चला गया, वो मेरी तरफ आ गया। हेलो विलियम, आई एम डॉक्टर मलिक फ्रॉम इंडिया। वो साइकिल से उतरा। आप साइकिल क्यों चला रहे हो, आपके पास तो कार होनी चाहिए। माँ मारे जो 1700 किलो है, हम तो हवाई जहाज खरीदा है, और तू साइकिल चलाओ है बावड़े। नो नो नो, वाई टू पोल्यूट दिस एनवायरमेंट। मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है और मैं अपने एनवायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं कर रहा। आप कहाँ से? मैं इंडिया से। इंडिया का नाम सुनते ही वो बंदा साइकिल से उतर गया। बोला पहले मेरी बात सुन, मैं तेरी बात बाद में सुनूंगा। मैं कहा भाई तू बता, तू क्या है? बोला आपको मेरी बेटी से आधा घंटा शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तेरी बेटी से आधा घंटा शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ेगी? बोला हाँ, क्योंकि 2 साल से यहाँ कोई उत्तर भारत से आया ही नहीं जिसको शुद्ध हिंदी आती हो। मगर मैं भी हरियाणा का हूँ, आदि मन भी आओ, पूरी मन भी नहीं आती है, उस गेला बात कर लूँगा मैं, कोई बात ना। जो वो बेटी थी उसका नाम उसने माया रखा हुआ था, माया। इसका नाम माया? बोला हाँ शीज माया। इसने फिर हिंदी में, इतनी इसमें बैठी है ये, इंग्लैंड के बीच में खेतों में बैठी है, इसने हिंदी कहाँ से सीखी?
बोला मैं इसको बनारस लेके गया था और 2 साल मैंने इसको वहां पे हिंदी में एमए करवाई है। मतलब तू खेती करता है? हाँ। कैसे करता है, कितनी यूरिया डालता है? मेरे दिमाग में तो यूरिया है, क्योंकि मुझे पता है हरियाणा के अंदर हम जैसे करते हैं खेत के अंदर, जा बेटे बिया दवाई लिया, जा बेटे बियो लिया, जा बेटे बियो लिया। मैं तो यूरिया कितनी डालता है, पेस्टिसाइड कितनी डालता है? यूरिया पेस्टिसाइड वो मैं क्यों डालूंगा? तो फिर तू क्या करता है? बोले मेरे पास 50 गायें हैं, मेरे पास 50 गायें हैं। मैं जब वहां पे गया था तो मैं पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। मैं पीएचडी केमिस्ट्री हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं पता नहीं कितनी बड़ी तोप हूं। विलियम को देखा, वहां विलियम हमारे दादा बढ़िया थे, हम सारे कति कति किंगडम हो रहे हैं। वहां से वो चीजें देखी, वो आदमी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है। वर्कशॉप किस टाइप की ऑर्गेनाइज कर रहा है कि आप छप्पर से घर कैसे बनाएं। मगर तुम सीमेंट का यूज क्यों नहीं करते? बोले सीमेंट से तो कैंसर होता है। दूसरा, यहां पे इतना ठंडा देश है, अगर हम सीमेंट का यूज करेंगे तो सर्दी के अंदर इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमें हीटिंग के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, हम सीमेंट से घर क्यों बनाएं? मैं इस बात का तो हमने भी बेरा है, लेकिन हम तो सारे के सारे सीमेंट के बनाओ। हाँ। वहां से निकला आगे, फिर एक उल्ला पुल जगह है, बिल्कुल स्कॉटलैंड से भी आगे। उल्ला पुल के अंदर B2B होता है, वहां पे बेड टू ब्रेकफास्ट। आप शाम को जाइए, शाम को आपको बिस्तर देंगे, आराम से सो जाइए, सुबह आपको नाश्ता देंगे, सुबह आपसे पैसे लेंगे, राम रमी करेंगे और जाओ। उल्ला पुल के अंदर जो जिसके घर में रुका, वहां पे मैं जैसे एंटर किया, बाहर बत के गेट के दरवाजा था लेकिन ताला नहीं लगा हुआ। मैंने गेट नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने गेट खोला, गेट खोल के अंदर जैसे टेबल रखी है, टेबल के ऊपर लिखा डॉक्टर मलिक योर रूम इज ऑन राइट साइड, दिस साइड, और आप बता दें आप सुबह क्या खाएंगे। मेरे को फिर धक्का लगा, ये आदमी मुझे नहीं जानता है, मैं 7,000 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूं, इसने मेरे लिए सब कुछ खुला छोड़ रखा है, सब कुछ खुला। इतनी ईमानदारी तुम्हारे दादा दादी का टाइम पे होया करती, जिस टाइम पे कोई ताड़ा ताड़ा होया नहीं करता। हमने देखा ही नहीं, हमारी दादी जो है वो चारपाई जो है ऐसे दरवाजे के अंदर होती थी, सारा सब कुछ खुला पड़ा रहता था। मेरे को नींद नहीं आनी थी, कैसे आती नींद? 11 बजे मेरे सामने एक 75 वर्षीय युवा खड़े हो गए, 75 साल का जवान। 11 बजे दरवाजा खोला, अंदर आया, इतने मोटे मोटे उसके पिंड, बिल्कुल लाल गेच। डॉक्टर मलिक? यस सर। आप? मैं साइमन हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं, मेरा ये मकान है। वो साइमन आप कहाँ गए हुए थे? आज हमारे गांव का तालाब साफ करना था, हम सब मिलके गांव का तालाब साफ करते हैं, वहां पे मैं भी गया हुआ था और सबका खाना वहीं पे था और हम सब वहां पे नाच गा रहे थे। ये साइमन ने मेरे को बताया। मेरे को एकदम मेरा गांव याद आया और वो पुरानी परंपराएं याद आई जिसको हम लाश कहते हैं। लाश का नाम किस किसने सुन रखा है? लाश 10% लोगों ने, 5% लोगों ने। हमारे यहाँ पे जो भी सामूहिक कार्य होता था उस टाइम पे, वहीं पे जैसे कोई कुआं खोदना है, तालाब खोदना है, गुरुकुल की स्थापना करनी है, या कोई जो है और सार्वजनिक काम करना है, तो सारा गांव जो है इकट्ठा हो जाता था और उसको उल्लास बोलते थे, खुशी। खास तौर पे खेती के अंदर जैसे बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग छोटे छोटे वो हो गए, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो लेता था, वो पूरा का पूरा एक खेत में जाता था सारा परिवार, और वहीं पे खाना होता था, वहीं पे खाना वाना सबका एक ही जगह होता था। जिसका वो काम कर रहे होते थे वो आदमी खाना अरेंज कर देता था, उसको सिर्फ खाना देना होता था, दिहाड़ी कुछ नहीं थी। आज तक अब भी राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर, राजस्थानों के कुछ हिस्सों में अभी भी होता है, लेकिन हमारे ये 30 साल से परंपरा खत्म हो चुकी है। तो ये लाश की जो परंपरा है, उल्लास की परंपरा है, ये मैंने जाके इंग्लैंड में देखी, स्कॉटलैंड में देखी, उल्ला पुल जाके। मैं कहा बहुत होया, ये डिग्री न पढ़ पहला तो PhD वाली ने, या सत्य ने सारे हम फालतू दुखी कर रही है।
हालांकि मैंने जॉब नहीं की थी, पीएचडी के बाद भी मैंने जो है ना अपना खुद का ही काम किया था, गोबर और गोसे के ऊपर, एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर उसी से काम किया था। लेकिन उसी टाइम पे इंग्लैंड से आते ही मैंने अपने वहाँ पे, अच्छा एक सेकंड छोटी सी बात हो रहेगी, साइमन से जब मैं सुबह उसकी खाने की टेबल पे मिला, 75 वर्षीय युवा जिसको मैं बता रहा हूँ, तो उसने मेरे से शाम से पूछ लिया था क्या लोगे? हाँ, ग्रीन टी और दलिया। उसने मेरे लिए 4 प्रकार के दलिया बनवा रखे। उसके पास अलग अलग टाइप के शहद थे। उसके पास जो है दूध भी, ठंडा दूध न्यारा, मीठा दूध न्यारा और गर्म दूध न्यारा, बिल्कुल अलग अलग। मतलब उसकी जो टेबल थी सुबह, वो पूरी की पूरी भरी हुई थी, फ्रूट्स अलग थे। तो मैंने पूछा साइमन ये फ्रूट कहाँ से आए हैं? तो साइमन बोला मेरे खेत से लेके आता हूं मैं। तेरे खेत से? तू जमींदार है, फार्मर है? बोला हाँ मैं फार्मर हूं। फार्मर लगता तो कौन है तू? नहीं, आई एम ए फार्मर, आई ओन 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगेन वही सवाल, मैं फिर खाद कितना गिरा रहा है, पेस्टिसाइड कितना गिरा रहा है? मैं पागल हूं क्या, मैं पेस्टिसाइड गिरूंगा? हम ऑर्गेनिक वो करते हैं और उसी को मैं खुद सेल भी करता हूं। लेकिन अब जो है मेरी वाइफ ब्राजील गई हुई है और मेरे जो बच्चे हैं वो अपना ये जो इसकी राजधानी स्कॉटलैंड की, वहाँ पे गए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मगर तेरा तो ये जो प्लॉट है ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है, चारों तरफ देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, और तू अब तक ये लकड़ी के मकान में रह रहा है। बोला मैं जब तक जिंदा रहूँगा ना, मैं प्रकृति को नुकसान नहीं करूँगा। मैं सीमेंट का जो है ना बड़ा जो मकान है वो स्ट्रक्चर कॉमर्शियल, वो मैं नहीं बनाऊँगा। मेरा सफ़र वहीं से ख़त्म हुआ। मैं वापस आया, गांव में आया, और सबसे पहले मैंने मेरे खाने पे ध्यान दिया जो मर गया है। कई चीज़ें मरती हैं, सभ्यताएं मरती हैं, बोलियां मरती हैं, पहनावे मरते हैं, और हरियाणा का जो मर गया वो खाना। हरियाणा का क्या मरा है? खाना। जो शब्द पुराने थे, जो कभी से ऋग्वैदिक काल से जो चीज़ चली हुई थी, वो हमने इस 30 साल के अंदर नष्ट कर ली हैं। और उसके अंदर एक शब्द है घास। घास, गोजी। घास क्या है? घास किसको बोलते हैं? घास संस्कृत के ग्रास से निकला हुआ शब्द है। ग्रास, 1 ग्रास, 2 ग्रास, 3 ग्रास, 4 ग्रास, भोजन। गोजी क्या है? गो जीव, गो से मिलने वाला जो जीवन है वो। गोजी घास हमारा आम भोजन था। आज हरियाणा से कितने आए हुए हैं? 1 2 काफी हैं। गोजी घास लास्ट बार किसने खाया, कब खाया था, कोई बताएगा? लास्ट बार कुछ दिन पहले नहीं जी, कुछ दिन तक गर्मी आ गई, हम खाया होगा पूरी सर्दी, बीच बीच में खाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शहरीकरण की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, इस खाने को हम अपने खाने को ब्रांड बना के उस पिज्जा हट के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार पाए। मैंने सोचा था मैं खिचड़ी पॉइंट बनाऊंगा और मेरे खिचड़ी पॉइंट की मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। मेरे खिचड़ी पॉइंट का एक न्यूयॉर्क में ऑफिस होगा, एक टोक्यो में ऑफिस होगा, एक जो है अपना यूरोप के जो अलग अलग सिटीज हैं उनमें होगा, और खिचड़ी पॉइंट बनाऊंगा। मैं मेरे गांव में गया, मेरी जो परंपरागत जो हमारी वो है, हमारी जो भाभी थी झिमरों की, वो आरे बनाती थी, तालाब के पास रहती थी। माँ भाभी लदेवर बड़े सालों के बाद आया, 20-30 साल के बाद आया है। हाँ भाभी आया तो हूँ ना, कोई रूसा मनी हो तो मना ले, कोई खोट हो गया हो, कोई बात हो गई तो कोई बात नहीं। बोला काम क्या है? मैं मेरे लिए 5 आरे बना दे। कोई सवाल आपका? ऐसे आता ना, अच्छा। मगर मेरे लिए आप है ना 5 आरे बना दो। अगेन आरे का मतलब क्या होता है मेरे हरियाणा वाले साथियों? मतलब पूछूंगा, ऐसे गोल गोल नहीं। उसका अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो शाब्दिक अर्थ का क्या मतलब है? आरा। अगेन बड़ा विचित्र है लेकिन सत्य है। आरा भी संस्कृत से के लिखड़े हुए शब्द आहार से बना हुआ है, जिसके अंदर हमारा और पशुओं का आहार
बनता है उसको आहारा बोलते हैं। आहार बनाने वाला यंत्र हारा। घास ग्रास, गोजी गोजीव। और वो लोग जो है आहारा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो खिचड़ी दलिया खाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं 5 आरे बनवाऊंगा। रोहतक का जो मेरा प्लॉट है वो बिल्कुल सिटी सेंटर में है, और इस तरफ मेरे पिज्जा हट है, इस तरफ मेरे दूसरे ये जो बर्गर किंग और ये मैकडी मुकडी हैं वो सब आए हुए हैं। मैं कहा इनके बीच में मैं 5 आरे टेकूंगा, नीचे जो हम आलती पालती मार के और आराम से खिचड़ी बनाया करेंगे, देसी गां का घी या भैंस का घी लेके, और ऊपर से दार मारा करेंगे। एक जगह शक्कर टेक देंगे, एक जगह जिसने लस्सी में लेना हो या दही में लेना हो, तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ खिचड़ी घास दलिए हम इसका खाना शुरू करूंगा। हारे ले आया मैं और मैंने वहां पे रख दिए। जैसे ही मेरे पिताश्री को पता चला कि लड़का इंग्लैंड से आया है घूम फिर के और यहाँ पे इसने आरे टेक लिए हैं, उसी टाइम पे पिताश्री विपसना का ध्यान करते हैं। विपसना का ध्यान छोड़कर मेरे पास आके खड़े हो गए। क्या कर रहा है ये? अब तू नाच बेचेगा? मतलब अब तू नाच बेचेगा? ओड बालक हो रहे हैं, इन कोई ब्याह भी नहीं गा, इब तो दुनिया प्रोफेसर लाग रहा है, पीएचडी है, अरे इब तू नाच बेचेगा, चून बेचेगा, बंद कर इसने। चलो जी, पिताश्री की आज्ञा, क्या कर सकते हैं। जो मेरा खिचड़ी पॉइंट, अगर भाई हर एक एयरपोर्ट पे जहां पे हवाई जहाज लैंड होती हैं वहां पे पिज्जे भी हैं, बर्गर भी हैं, हॉट डॉग और कोल्ड डॉग जो हैं सारे हैं, तो खिचड़ी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल इजीली हो सकती है। लेकिन वो उस टाइम पे मेरा अकेले का विचार था। अभी इतना बड़ा कुनबा हम इकट्ठे होने ला रहे हैं, तो कोई छोरा या छोरी खड़ी होकर इस काम ने भी आगे बढ़ा लेगी। तो ये खिचड़ी पॉइंट वहीं पे खिचड़ी खिंड गई। तो उसके बाद जो मेरा पुराना काम था गोबर और ये गोवंश, उसी के ऊपर मैंने ध्यान दिया। पहले मैंने क्या किया था, एग्रीकल्चर वेस्ट से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके और एक गांव को इलेक्ट्रीफाई किया था। और इलेक्ट्रीफाई के लिए मेरे मन में एक ही सवाल उठता था, बिजली कैसे बनती है? बिजली बनती है कोयला फूको, उससे भाप बनाओ, भाप से स्टीम टरबाइन चलाओ, बिजली बना लो। बिल्कुल सिंपल, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। कितने भी बिजली बना सके। छोटी छोटी टरबाइन आई हुई है, 5 किलोवाट की टरबाइन है, 10 किलोवाट की टरबाइन है, बहुत सारी टरबाइन है। जब कोयला जलता है तो मेरे गोसे भी जलते हैं, और वो हजारों सालों से जलते हैं। गोसा नाम सुना है? अगेन सरप्राइज, गोसा भी संस्कृत का शब्द है, गो सेवा। गोसा भी संस्कृत का शब्द है, गो सेवा। और बिटोड़ा भी संस्कृत का शब्द है, बिटोड़ा भी संस्कृत का शब्द है। बिष्टा, बिष्टा सुनिए, बिष्टा। बिष्टा क्या होती है? बीट। बीट क्या होती है? मल। और मल को रखने का स्थान, उसको क्या कहते हैं? बिटोड़ा। ये भी संस्कृत का शब्द है, ऋग्वेद काल से आता हुआ है, अरब तक था। हम सभी हरियाणा के अंदर अब भी एक दूसरे को बोल लेंगे, तो ये जैसे मलिक साहब हैं, जो भी इनका नाम बलबीर सिंह है, तो मैं क्या कहूंगा? आ रहा है बलबीर। जो आ रहा है वो भी आर्य का बदला हुआ शब्द है। आर्य बलबीर, आर्य उर्य कुण गए, सीधा आ रहा कह दो। बड़ी गहरी रूट हैं, बड़ी गहरी रूट हैं जो अब तक हमारे यहां तक आई हैं, लेकिन ये जड़ पिछले 30 साल से अंदर बड़ी तेजी से नष्ट होती जा रही हैं, बड़ी तेजी से नष्ट होती जा रही है। तो जब मैंने ये सोचा कि जब कोयले से बिजली बनती है तो मेरे बेटोड़ा ने क्या खोट कर रखा है, उनके अंदर भी हीट है। तो मैंने क्या किया, गोसे लिए, उनको क्रश किया, क्रश करके वो उसको जला के देखा, जलेगा, स्टीम भी बनेगी, टरबाइन भी बनेगी। हाँ बेटे मजे हो गए। अब मैं राजनेताओं को जाऊंगा, राजनेताओं को समझाऊंगा जी, एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं को कंबस्टन। क्योंकि मैं नीदरलैंड के अंदर इसमें काम करके आया हूं, वर्ल्ड बैंक में मैं काम किया हूं, यूएनडीपी में काम किया हूं, और मेरा फील्ड था रिन्यूएबल एनर्जी। मैं क्यों ना मैं अपने हरियाणा के लिए, अपने भारत के लिए काम करूं।
तो मैंने जो है सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट लेके एक गांव को उसी तरीके से बिजली दी, ताकि मैं खुद सिद्ध करूं, खुद प्रूव करूं, तब भी मैं आगे बता पाऊं। वो सफल हुआ। तो मेरे को डॉक्टर कलाम ने भी उसी टाइम पे बुलाया था, जब वो दिल्ली राष्ट्रपति थे। तो उस टाइम पे वहां पे जो फाइल गई थी, उन्होंने कहा था कि इस काम को बाकी 200 गाँव में करेंगे। लेकिन वो जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो भी है, वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसके बाद फिर हमारा हरियाणा का रोहतक का राज आ गया था। हमारे सीएम साहब भी हमारे घर से थे, रोहतक से ही, और उनके जो सुपुत्र थे दीपेंद्र, वो भी हमारे घर से ही थे। तो दीपेंद्र को मैंने अपने घर बुलाया और 2 घंटे दीपेंद्र मेरे पास रहा। 2 घंटे के अंदर मैंने उसको एक ही बात समझाई, भाई ना तो मैंने नौकरी चाहिए, ना मैं नौकरी की सिफारिश करूं, ना मैंने ठेका चाहिए, ना मैं ठेके की सिफारिश करूं। मेरा तो एक काम कर दे, तरीका भी मैं बताऊंगा मिला के। मगर ये जो गोबर है, सूखा गोबर, ये अगर आप कोयले वाले जो प्लांट हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसके अंदर 20% डाल देते हो और 80% कोयला डालते हो, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूं के यूं चलेंगे। तू सिर्फ एक नीति बना दे, अगर हमारे गांव में ये गोसे है ना, ये बिकने लग जा, गोबर जो है ये बिकने लग जा। क्योंकि आज हकीकत क्या है कि पशु वही आदमी रखता है जिसके पास और कोई साधन नहीं है। नौकरी लगते हैं ना, गोबर मत बांसान लग जाए। मैं कहा मेरे जो है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, किसान से संबंधित हूं, और मेरे और जो हैं सबका, आर्य समाज यही कहता है कि मेरा भला नहीं सबका भला। तो सबका भला कैसे हो? गांव के अंदर जो ये पहले जब हम छोटे थे तो 1/4 भी जो गोबर की हमें नहीं दिखाया दिया करती। जैसे भैंस पानी पियाने जाया करते तो जैसे ही पूछड़ी भैंस ऊपर ने उठाया करती तो किलकी मारा करते, वाह मेरी वाह मेरी वाह मेरी, और उसका थोड़ा सा पैर लगा दिया करते। यानी कि गोबर इतना बहुमूल्य संसाधन था जिसका हम एक छोटा सा कण भी नहीं छोड़ते थे। आज क्या बिजली पड़ गई, आज क्या हो गया? आपको एक अर्थव्यवस्था की बात बताऊं, सुनोगे? भारत के अंदर जो एलपीजी है वो जो है 12 अक्टूबर 1965 को आई थी। उससे पहले भारत के जो सभी चूल्हे थे वो गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट से ही चलते थे। समझ गए बात? क्लियर? आज आपको एक अर्थव्यवस्था की बात बताता हूं। भारत के अंदर आज जो है 20 करोड़ एलपीजी के घरेलू कनेक्शन है, 20 करोड़ घरेलू, और एक सिलेंडर जो है वो करीब 800 रुपए का है। एक परिवार 1 महीने में 1 सिलेंडर इस्तेमाल कर लेता है। तो 1 महीने के अंदर हम जो है एलपीजी जो कंपनी है उसको कितने पैसे देते हैं? 20 करोड़ इंटू 800 कितने हो गए? 16,000 करोड़ 1 महीने में। अब आप इसको करो 12 से गुणा करो, कितना हो गया? 12 गुणा 16,000, 1,92,000 करोड़ सालाना। जो पैसा मेरे गोबर के कारण मेरे घर में रहता था वो पैसा आज मैं विदेश में भेज रहा हूं आए साल। भाई गरीब मैं ना होगा तो कौन होगा? रहा ऊपर से बड़े विचित्र से प्रपंच रचे गए कि एलपीजी तो स्वच्छ ईंधन है और जो गोबर है उससे तो धुआं होता है। सभी मानते हैं ना आप? एलपीजी स्वच्छ ईंधन है कि नहीं है? मेरी नहीं, जिसने ना बेरा उसके तब तो बेरा बता रहा कि मैं धरते खाने में बेकार लगती है, लेकिन हम गुलाम लोग हैं। नीतियां जहां से बनती हैं हमें पता ही नहीं होता कौन क्या नीतियां हैं, और वो नीतियां इतनी बढ़िया प्रकार से हमें जो है परोस दी जाती हैं कि हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। जमीन को बंजर बनाती है एलपीजी जहां पे होती है। सबसे पहले तो ये सोचो पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। जो ये पृथ्वी थी जब ये स्टार्ट में तो था तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बहुत ज्यादा थी और ये किसी भी जीव के रहने के लिए लायक नहीं थी। तो प्रभु ने, प्रकृति ने एक प्रोसेस की कि इसको सारे के सारे को जो एक्स्ट्रा कार्बन था वो लेके जमीन में गाड़ दिया 3-4 किलोमीटर नीचे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि यहां पे प्राणवायु की मात्रा जो है वो बढ़ गई और वो 21% के आसपास होगी। और जो विषैली है, विष है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसकी मात्रा मात्र जो है 280 ppm रहेगी। पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी?
280, प्राणवायु की 21% यानी कि 21,000। तब जाके ये सारा का सारा लोक जो आप देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं जो सांस लेने वाले हैं, तब जाके ये सर्वाइव कर पाए। आज हम क्या कर रहे हैं, उसी जहर को निकाल के सभी के सभी, कोई कार में ठोक रहा है, कोई ट्रैक्टर में ठोक रहा है, कोई एलपीजी में ठोक रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1880 में, उस टाइम पे जो इसकी मात्रा थी जहर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 280 थी, और 2020 के आते आते वो 280 से बढ़ के 415 होगी। 280 से कितनी होगी? और हम उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, प्राणवायु को खत्म करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, और अपने आप को पीठ भी थपथपा रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? विकास कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में सारा जो विश्व है उसकी 60% जो जनता है वो लॉकडाउन में गुजरा, टाइम भी उसके अंदर गुजरा। उसके दौरान भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 2 ppm बढ़ी है। 2 ppm लॉकडाउन के दौरान भी वो 2 ppm बढ़ी है। अब क्या किया जाए? क्योंकि विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वो विशेष ज्ञान होता है जो आज की समस्या को अंत करे, आज की समस्या का रोक दे। और बहादुर कौन होता है? बहादुर वो नहीं होता जो दूसरे को कोस दे, मैकडी वाले ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, धकड़े ने ये कर दिया। अरे वो तो करेंगे। विश्व के अंदर आसुरी शक्ति और देव शक्ति हमेशा से रही हैं, उनका संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। हम किसकी तरफ हैं? या तो हम न्यूट्रल हैं या हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम न्यूट्रल हैं तो भी हम गुनाहगार हैं, अगर हम उनके साथ हैं तो भी गुनाहगार हैं। लेकिन देवों की संख्या हमेशा से ही कम होती है असुरों के साथ, जो हमेशा से पता नहीं क्या क्या होता है। अब ये जो चीजें बनाई गई, अब मोदी जी ने कहा सबके घर में एलपीजी दे दूंगा, क्या कोई विरोध कर पाया? क्या कोई ऐसा भारत के अंदर थिंकर था जो मोदी जी को कह दे भाई मेरे किसान ना गए ना 2 लाख करोड़ रुपए साल के, इनके ऊपर कैंची ना चलावे? क्या उसको विदेशियों को जवाब दे पाया कि पोल्यूशन एलपीजी से होता है, गोबर जलाने से नहीं होता? कैसे होता है? कैसे? हाँ, वेलकम किया, सभी ने किया। एलपीजी से पोल्यूशन कैसा होता है और गोबर से पोल्यूशन कैसे नहीं होता? 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूं। मान लो गल्फ कंट्री है, या मान लो अमेरिका की को ऑफशोर है, कहीं से भी जब हम एलपीजी निकालते हैं तो पहले तो उसके लिए कुआं खोदते हैं। कुआं खोदने में कितना बड़ा कुआं, कितने किलोमीटर का कुआं, कितनी एनर्जी लगेगी, कितना पोल्यूशन होगा, उसको देख लो। उसके बाद लगातार हमें वहां पे प्रेशर एक तरफ बनाया जाता है, दूसरी तरफ से वो गैस निकलती है, उसमें कितना वो होता है। और जहां पे वो वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है पेट्रोलियम या एलपीजी की, वहां पे आदमी के लिए रहने की कंडीशन ही नहीं है। इतनी बूंदी बांस आवे है, मरे हुए जो डंगरा की बांस आ रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की, और दूसरे जो वो सल्फाइड्स वगैरह, वो सब की इतनी जबरदस्त वहां पे बदबू आती है कि वहां पे आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता। वो पोल्यूशन नहीं है। उसके बाद वहां से किसी पाइपलाइन के अंदर या शिप के अंदर वो भर के किसी न किसी को डीजल या पेट्रोल फूक के या और कोई चीज फूक के फिर वो भारत के अंदर कांडला लाया जाता है। पोल्यूशन होता होगा ना। कांडला से वो ट्रकों के अंदर भरती है। वो ट्रक जो है आपके यहां से भीमनाल के आसपास जाके और वहां तक जाएंगे, आगे हरियाणा पंजाब तक। वो तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्योर, धुआं छोड़ते ही नहीं। ट्रक धुआं छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद वो आपके, जैसे मैं रोहतक से हूं तो रोहतक की बात कर लेता हूं। रोहतक के अंदर एक जगह जो है डिपो बना होगा, वहां पे मैं अपनी कार लेके या मोटरसाइकिल लेके फिर वहां तक जाऊंगा। कार और मोटरसाइकिल भी धुआं नहीं छोड़ती। उसके बाद फिर उठा के घर पे लेके आऊंगा, और जब मैं घर पे लेके आऊंगा उसके बाद मेरा खाना बनेगा। पोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? दूसरी तरफ मेरी गाय है, मेरा बैल है, मेरी भैंस है, खेत में चली गई, वहां पे जो ऊपर जाड़ा था, पेड़ थोड़े बहुत वो थे, उन्होंने खा लिए, मेरे वहां पे आ गई, या मैंने तूड़ी डाल दिया, वो डाल दी, वो उसने खा लिए। शाम तक उसने क्या किया, उसमें से जो आवश्यक तत्व थे तो अपने लिए ले लिए, मेरे लिए दूध बना दिया और मेरे लिए गोबर दे दिया। कहीं कोई पोल्यूशन हुआ?
उसके बाद मैंने उसको सुखा लिया, सुखा के मेरे चूल्हे में जला दिया। अगर मॉइस्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे जो गोबर है उसको दो प्रकार से पाथा जाता था। एक होते थे बड्डे गोसे और एक होती थी थेपड़ी। आजकल पता ही नहीं थेपड़ी क्या होती है। अगर आप थेपड़ी पाथ लेते हो, उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेकर बिल्कुल पतली उसको कर देते हो, काउडंग पैटीज बना लेते हो, तो वो आपकी पोल्यूशन करेगी ही नहीं, धुआं होगा ही नहीं। उसमें मॉइस्चर होगी तो धुआं करेगा, तो उसको मॉइस्चर से फ्री कर दो, धुआं होगा ही नहीं। और होगा तो भी वो कितना होगा, अरे हो भी गया तो कार्बन साइकिल का हिस्सा है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो फिर मेरे आसपास, गांव के आसपास फैल गई। वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनने ले गए, उनने अपना भोजन बना लिया, वो और बड़े हो गए। 2-3 दिन में बड़े हुए, न्यूनतम मेरी गाँ गई, भैंस गया, बड़द गया, उसने खा लिया, उसने फिर गोबर दे दिया, फिर मैंने जला लिया, फिर उसने खा लिया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में पेड़ पौधे हम चला गया। तो कार्बन साइकिल का ये हिस्सा है, वो कार्बन साइकिल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो खाना बनेगा उसकी गुणवत्ता, जो खाना बनेगा उसकी गुणवत्ता, जो मेरा भोजन है, मेरा भोजन भी राकेश उपाध्याय भाई ने बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक बना दिया, बड़ा टेस्टी है, बना दिया। उसको पकाने का प्रोसेस, अगर मैं उसको जो है लो टेम्परेचर पे पकाऊंगा या लो टेम्परेचर पे पीसूंगा तो ही इसके उगाने का फायदा है, ना तो जो मर्जी उगा लो, जो मर्जी उगा लो। जब आप अपने भोजन को पीसते हो और हाई स्पीड के ऊपर पीसते हो तो उसका जो तापमान है आपके अन्न का वो सारा 70, 80, 90 डिग्री तक चला जाता है। और जो मेरा अन्न है, मेरे जो अन्न के मॉलिक्यूल हैं, वो एक टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे उसके अंदर तत्व हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो मामूली सी हीट में उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो 50 पे जाके, तेल रिफाइनरी की जो हम बात कर रहे थे, तेल में क्यों है सर, हम पहले तो जो लोट उसकी बॉइलिंग पॉइंट की गैस है वे लिखड़े हैं, उसके बाद जो है ये पेट्रोल लिखड़ा हुआ है, उसके बाद डीजल केरोसिन ये लिखड़ा हुआ है, फिर नेफ्ता लिखड़ा, उसके बाद जो है तारकोल लिखड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरा अन्न है, मेरे अन्न के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसके अंदर मिनरल ऑयल्स भी हैं, उसके अंदर विटामिन भी हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसके अंदर हाँ सारी चीजें, उनके भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। मैं आड़े ले आके बेर दर दूं बढ़िया, सबके वहां तक खुशबू पहुंच जाएगी ना। क्यों पहुंची? क्योंकि बेर के अंदर जो एसेंशियल ऑयल थे वो निकले, वो हवा के अंदर गए, वो आपकी नाकों में आए, आपके अंदर एसेंशियल ऑयल जाते ही आपके अंदर भूख की हुई एकदम बेर की थे, वहां जाके भागेंगे और उन्हें हम खा लेंगे। ये जीवन है। और वो जो एसेंशियल ऑयल हैं, जो बेर सेब या किसी भी खुशबू जो निकली है वो वहां से बॉयल हुई है, वो वाष्पीकरण हुआ है, उसका वाष्प बने हैं जब वो मेरे पास आए हैं। और वो कितने बोए हैं? 25-30 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर उसी को मैं 80 डिग्री पे कर दूंगा तो पहले उड़ जाएगा मेरे पेट में क्या होगा। तो ऐसे ही अगर आप एलपीजी पे खाना बनाते हो तो जो पोषक तत्व है वो भी, प्रेशर कुकर बिल्कुल अलग विषय है, आज जो आपने बात कर रहे हैं ना इस पे बात कर रहे हैं, गोबर और एलपीजी के विषय में। एलपीजी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 1950 तक होता है, यानी कि मुझसे 1950 तक का टेम्परेचर रिटेन कर लेते हैं। लेकिन आप जब खाना बना वहां बिल्कुल उसने जो ना लो पे भी रखा, हाँ, तो भी जो टेम्परेचर है वो 150 से 200-300 डिग्री तक हो जाता है। लेकिन वहां पे वो पोषक तत्व उसके उड़ जाते हैं। गोबर पे खाना बनाओगे तो गोबर का जो टेम्परेचर है वो 60 से 70 डिग्री के बीच का मिलेगा, 80 डिग्री तक का मिलेगा। यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो आपकी रोटी में, आपके जो भी दलिया वगैरह जो भी आप बनाओ हो, वो उसके अंदर यूं के यूं प्रिजर्व रहेंगे। तो खाना किससे बढ़िया बनेगा? गोबर से। तो आज से गोबर से खाना बनाना कौन कौन शुरू कर रहा है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसते हो तो मेरी बात मत सुना करो। अगर मेरे बात, मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को बताने समझाने, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, मेरे पास इसके रिजल्ट हैं। अगर दांत तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें यही गलत बात है हमारे साथ, हम सुन लेते हैं फिर उसको करते नहीं है। सुनना और गुणना
दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको पता है कि इससे मेरा फायदा हो रहा है तो उसको गुणो जरूर। अगर नहीं गुणोगे तो फिर ये व्याख्यान का जो है कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो आप जो है जाके एक छोटा सा चूल्हा ले लो और उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डालोगे वो गोबर निकल डालोगे, और जो उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा नीचे राख, उससे बढ़िया धरती पे कोई भी वस्तु नहीं है। राख, गोबर से भी है राख। कैसे अच्छी है? अपने गांव के अंदर दोबारा हमें जाना पड़ेगा, इसके लिए हमारे बूढ़ों की तरफ हमें देखना पड़ेगा। जब वो अंतिम अवस्था में होते थे, चारपाई पे होते थे, तो उनके जो खाट के सिराने एक तसला रखा होता था, और उस तसले के अंदर क्या होती थी? क्यों होती थी? क्यों होती थी? क्योंकि वो अंतिम अवस्था में उसके फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन है, उसके शरीर में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे। वो जो है राख जो है इसके अंदर आया, इन्फेक्शन उसके अंदर आया, उसको ढक दिया, राख एकदम उसको जो उसका पानी से एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी स्ट्रक्चर बिगाड़ देगी, बैक्टीरिया और वायरस जिंदा ही नहीं रहेंगे। गां पे आ जाया करती, जब वह जेर गिरा करती, वो जो आया करती उसके ऊपर क्या बिखेरा करते? क्यों? तब ना हमने तो भाई बका दिए, दवाई लो, दवाई लो जब जाकर ठीक होगा। जो घर के अंदर चीज है, जो एक दवाओं की भी दवा है, वह राख है। जब आपा जो है छोटे थे और घर से बाहर जाया करते तो हमारी दादी ताई हमने क्या चटाया करती? क्या चटाया करती? झूठ बकाओ। नहीं नहीं, झूठ बका रहा है। क्यों? वो वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? जब आप चूल्हे में रोटी बनाते हो तो उसके राख लगती है, राख के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो आपकी जो पेट के गैस है उसको खत्म करता है, जो आपके अंदर जो जहर बनता है शरीर के अंदर उसको सोख लेता है। मेरी दादी को पता था कि मेरा पोता, मेरा प्यारा गांव से बाहर जा रहा है, धूप में चलेगा, धूप में चलेगा, इसको पसीने आएंगे, पसीने आएंगे तो पसीने से जो इसके शरीर के आवश्यक तत्व हैं वो कम होंगे, इसकी कमी को पूरा करना है तो राख चटा दो, राख में वो सारे तत्व हैं। ये था विज्ञान। अब मेरे पास पर्ची आ गई है, 5 मिनट शेष हैं, प्लीज ईंट प्लास्टर। ठीक है, तो अब आदेश आ गया, सिर्फ ईंट प्लास्टर। अब भाई ने कहा, भाई का काम था सीमेंट का, इनको पता चल गया सीमेंट अच्छी चीज नहीं है, इन्होंने सीमेंट का बंद कर दिया। भाई बंद कर सके, भाई के पास 60 करोड़ रुपए महीने के आया करते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 करोड़ की कोठी बना ली, उनकी को जमीन के में सही नहीं। ये पूछना पानी का 2 लाख का माटी का कमरा बना लेके, बहुत भाई बहुत हो लिया, मेरे 2 करोड़ तो वो ले गया। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि आपकी जो सीमेंट की कोठी बन ली, उसका जो भीतर वाला प्लास्टर है वो प्लास्टर हटा के आप ये गोबर वाला प्लास्टर लगा सकते हो, जो आपके सामने है। इससे क्या होगा? आपके घर के अंदर वही गोबर वाले, वही मिट्टी वाले गुण आ जाएंगे। अब आ गया प्राकृतिक। मैं सिर्फ ईंट और प्लास्टर पे कंसंट्रेट नहीं करूंगा, मैं हमारी वैदिक जीवन शैली पे कंसंट्रेट करूंगा और उससे बताऊंगा मैंने क्यों बनाया। समझ रहे हो? हमारे शास्त्रों के अंदर कोई भी आप ग्रंथ उठा के पढ़ें, किसी भी ऋषि या महर्षि का आप आश्रम देखें तो वो कहां मिलेगा? नदी किनारे, झरने के पास, जंगल में। यही था ना? नदी किनारे, झरने के पास, झोपड़ी। क्या ये? हमारे ऋषि मुनि अच्छे नहीं थे, हम मुन्ना बेरा ही नहीं था भाई सीमेंट थे मकान बन सके, पत्थर थे मकान बन सके। मतलब वो या तो अज्ञानी थे या उनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा था। दोनों में से कौन सा काम था? ज्ञान था। तो ज्ञान क्या था? दूसरी बात, हाँ जी, हाँ हाँ
हाँ, वो बात आपकी सही है। दूसरा, मेरी माँ जो है, मेरी दादी जो है, वो गोबर से मकान क्यों लिपती थी? अब जनसंख्या कितनी है? अब जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन मेरी दादी के टाइम पर जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। संसाधन ज्यादा थे, उसके बावजूद उसने जो है गोबर से मकान लिपा। एक और सवाल है, बहुत ज्वलंत वो सवाल है जो मेरे मन के अंदर था, जिसने मेरे को जवाब दिया, वो था हमारा रहन सहन, प्राचीन रहन सहन। जितने भी पुराने साइट हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो वो हैं, खनन जो हुए हैं, जो खुदाई हुई हैं, उसके अंदर जितनी भी पुरानी साइट्स हैं, 5000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, मैंने खुद जा जाके वहां पे देखा है कि वो लोग कैसे रहते थे। वो लोग मिट्टी के मकानों में रहते थे। मिट्टी के मकानों में रहते थे। क्या उनको मिट्टी नहीं पकानी आती थी? लेकिन उनको मिट्टी भी पकानी आती थी। वहां पे जितनी भी पुरानी साइट देखोगे आप, 10,000 साल की, 15,000 साल की, वहां पे आपको हर जगह मिट्टी के मटके मिलेंगे, मिट्टी की हांडी मिलेंगी, मिट्टी के माट मिलेंगे बड़े बड़े, जिनके अंदर हम जो है ना गामा में वो नाज तोला करते हैं, उस पर हाथ मारे कर पलट दिया करते माट, वो माट मिलेंगे, माप। मिट्टी की परात भी मिलेंगी, मिट्टी के खिलौने भी बनेंगे छोटे छोटे, लेकिन मिट्टी के पके हुए घर नहीं है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो ईंट है वो ईंट कैसे बनती है? सिर्फ एक चकोर जो सांचा लिया, उसमें जिसी मर्जी माटी ली, उसका वो पेस्ट उसमें डाल दी और वह आग में डाल दी। अगर वह पीली रहेगी तो भी मेरे काम आओगी, अगर वह पूरी तरह से सही, अगर वह तैयार होगी तो भी मेरे काम आओगी, अगर उसका खंगर बन गया तो भी वह मेरे काम आओगी, नीम वगैरह में डाल दूंगा। चकोर ही करनी है ना। उसके अंदर अगर मिट्टी में थोड़े बहुत कंकर बच गए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मटका बनाने के लिए क्या करना है? मटका बनाने के लिए मुझे स्पेशल टाइप की मिट्टी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कोई भी मिट्टी उठा लूं। उसके बाद मुझे उसके कंकर वगैरह भी दूर करने हैं। छोटा से भी कंकर है गया ना तो उसमें छेद हो सकता है। उसके बाद उसका प्रॉपर साइज करना है, 2 mm, 4 mm, 5 mm मोटा। उसके बाद उसको एक चाक पे लेना है, जोर जोर से घुमा के उसको शेप देना है। उसके बाद बड़े प्यार से उसको उठा के भट्ठी में रखना है। अगर वो थोड़ा सा भी पीला रह गया तो मेरे काम का नहीं, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया तो मेरा काम का नहीं। एक प्रॉपर टेम्परेचर पकड़ना चाहिए। कौन सा काम आसान है, ईंट बनाना या मटका? मटका बनाना आसान है? मुश्किल है। हमारे जो बुजुर्ग थे उनको मिट्टी पकानी आती थी, लेकिन उन्होंने मिट्टी से सिर्फ बर्तन पकाए, उन्होंने मिट्टी से ईंट नहीं पकाई। आज से 40 साल पहले तक, 50 साल पहले तक हमारे सारे गांव मिट्टी के ही बने हुए थे, किसी ने ईंट नहीं पका रखी थी। जबकि कुम्हारों के आवे इतने बड़े बड़े आवे थे, लाखों लाखों के उसके अंदर बर्तन जो है बनाए जाते थे, सभी के होते थे। आज आपके गांव में आज भी होगा। तो उन्होंने मुश्किल काम तो किया, आसान काम नहीं किया। क्यों? पहली बात तो वही है, सर्दी गर्मी से वो बचाते थे। उनको पता था कि अगर ये जो है ना हम इसे महल खड़े कर लेंगे ना, आज की तारीख है 27 फरवरी है, मैं थरश्यामी खड़ा हूं, मेरे हल्के हल्के से पसीने आने शुरू हो गए। अगर ये मिट्टी वाला होता तो ये जो आज मेरे को गर्मी महसूस होती है ना, ये अंत में मई या जून के अंत में थोड़ी सी ऐसी मेरे को गर्मी लगती, वरना मेरे को गर्मी लगती ही नहीं। तो ये जो हमारा शरीर है ये बड़ा कपड़ा है, और उससे जो बड़ा कारण है वो बड़ा कारण है हवा की शुद्धता। ये जो मिट्टी वाली दीवारें हैं, जब इसके अंदर हम गोबर से लीप देते हैं तो उस प्लास्टर को आज की साइंस बोलती है ब्रीदेबल प्लास्टर, सांस लेने वाला दीवार प्लास्टर। आपने सुना ना ये दीवार बोल उठेंगी। दीवार मन्ना आज तक बोलती नहीं सुनी है, लेकिन दीवार ने सांस लेते अपने आप देखी है। सांस कैसे लेती हैं? सांस ऐसे लेती हैं जैसे हम छोटे थे तो हमारे घरों के अंदर दूध सबके घरों में होता था, और जो दूध होता था वो जो है आरे के अंदर पकाया जाता था, और जो आरा था वो घर के अंदर ही रखा जाता था। अगर आरे को हम बाहर रख देंगे तो कुत्ता बिल्ला मुंह दे जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। जब हम आरे के अंदर रखते थे, एक छोटी सी चिमनी भी होती थी, उससे कुछ धुआं बाहर चला जाता था, बाकी जो धुआं था वो मेरे घर के अंदर ही घूमता रहता था। लेकिन जैसे ही 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास खेत से या स्कूल से हम घर आते थे तो हमारे घर के अंदर धुएं का नामो निशान नहीं होता था, बिल्कुल मामूली सा भी नहीं था। वो धुआं कहाँ जाता था? वो धुआं मेरी दीवार सोख लेती थी, सांस लेती थी वो। उसके बाद वही
उसी को दोबारा करने के लिए फिर जो मैंने किया वो ये किया वैदिक प्लास्टर। इसके अंदर भी देसी गाय का गोबर है। ये करने के बाद मैंने जो मेरा रोहतक में ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाने के बाद एक दिन दोपहर के अंदर जो है मेरा ऑफिस, मेरे पास ये नहीं है, ये जो आपका फर्नीचर ना, ये नहीं है मेरे पास, मुड्डे हैं बिल्कुल देसी। क्योंकि अगर मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इको फ्रेंडली की बात कर रहा हूँ तो इको फ्रेंडली फर्नीचर होना चाहिए, तो मेरे पास मेरे इको फ्रेंडली मुड्डे हैं। लेकिन मुड्डों को देख के कोई भी ये सोचता है ऑफिस ऑफिस तो है नहीं, कोई भी आगे बैठ जाए। तो ऐसे रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर मेरा ऑफिस है। रोड वो बना रहे थे जो लेबर वाले थे, तारकोल बिछाने वाले, वो आगे गर्मी का टाइम था, उनने जो देखा अंदर मटका भी रखा है और मुड्डे भी रखा है। वो 15-20 आदमी आके, लेबर वाले, वो वहां बैठ गए और आके सभी ने चिमनी शुरू कर दी। 15 से 20 आदमी थे, सभी ने वहां पे बैठ के बीड़ी पी, रेस्ट करेंगे, उनका आदत है। मैं घर पे गया हुआ था, 5-7 मिनट के बाद मैं आया, मैंने आगे देखा इतने आदमी आ रहे हैं, आज तो अलग टाइप के कस्टमर हैं ये। और उसके बाद मैंने देखा वहां पे बीड़ियां ही बीड़ियां पड़ी। बीड़ियां तो मैंने देख ली, लेकिन मैं सूंघ के देखूं, बदबू नहीं थी। यानी कि जो हमारे कच्चे घर थे वो, या वैदिक प्लास्टर से जो घर बने हुए हैं या जो इनके प्लास्टर हुआ हुआ है, अगर उसके अंदर आप कोई सिगरेट या बीड़ी भी पी लेता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये बदबू को नष्ट कर देता है। भाई के घर में लगा हुआ है, अनुभव किया है। तो आप जो है, जो अब अगला जो विषय वो नीट लूंगा। ये थानेदार साहब 5-6 लठ ले खड़े हो गए हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का समय और लूंगा, समय आपके। अगला जो विषय है वो है ईंट, गोबर की ईंट। आपको बड़ा अजीब लगेगा, गोबर की ईंट, लेकिन ये एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या आपको पता है अपने पूरे भारत में प्रतिदिन गोबर कितना निकलता है? कोई आंकड़ा है किसी के पास? हम सभी को पता है, आज अमेरिका का बाइडेन राष्ट्रपति बन गया, आज वहां पे ये हो गया, आज वहां पे ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारे देश में डेली का गोबर कितना निकलता है। अपने देश के अंदर डेली का जो गोबर निकलता है, मैं सिर्फ गोवंश की बात करूं, बैलों की बात करूं, 30 लाख गोवंश हैं और एक गोवंश जो है छोटे बड़े मिला के 15 किलो गोबर डेली देता है। इस हिसाब से हम बात करें तो 45 लाख टन गोबर डेली निकलता हमारे यहां। अगर 10 टन के एक ट्रक की बात करूं तो हमारे भारत के अंदर प्रतिदिन 4,50,000 ट्रक भर भर के गोबर निकलता है। अगर ये प्रोडक्ट किसी कॉरपोरेट का होता, ये आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे अच्छी कोई चीज धरती पे है ही नहीं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, जिससे हम खाद बना सकते हैं, जिससे हम घर भी बना सकते हैं, जिसकी राख का जो मैंने आपको बताया था कितने उपयोग हैं। क्या और कोई चीज है धरती पे ऐसी? तो अब ये जो है, ये नीतियां आने के बाद खेत में जो है यूरिया आ गई, घर में एलपीजी आ गई, घर में सीमेंट आ गई, तो गोबर का करें क्या? बहुत बड़ा सवाल था। मैंने जो क्या किया, वही गोबर लिया और उसकी ईंट बनाई, और ये ईंट आपके सामने है। ये मैंने चौबा इसके अंदर गाड़ रखा है, चौबा गाड़ के लाया था मैं। काफी लोग पूछेंगे भाई पता नहीं गोबर की क्या है। और दूसरी बात, ये आग में जलती नहीं है और ये पानी में गलती भी नहीं है। इसके बारे में अब क्योंकि समय नहीं है, ज्यादा वो नहीं होगा, मैं 3 दिन की ट्रेनिंग देता हूं, सिर्फ 3 दिन की। उसके अंदर मैं बताता हूं गोबर कैसा होना चाहिए, गाय की हालत कैसी होनी चाहिए। और खास तौर पे आज भी ध्यान दे लो, माननीय साहब बैठे हैं, अगर बળद नहीं रही तो यह धरती नहीं रहेगी। और यह जो अकेली जो ना केवल बछड़ी जो नीति है, इससे घातक नीति आज तक विश्व में कहीं पे भी नहीं बनी है। माननीय गिरिराज सिंह जी के पास भी गया था, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि एक खागड़ दे दो, एक पंचायत ने अपना आप संभाल लेंगे। एक खागड़ एक अगर पंचायत में होगा तो पंचायत अपने आप संभाल लेगी। लेकिन अगर केवल बछड़ियां पैदा होंगी तो आपकी गाय पागल हो सकती है। जैसे मां को बेटा प्यारा होता है, ऐसे गाय को भी बछड़ा प्यारा होता है। ये विज्ञान है, कोई वो नहीं है। और जो बैल का जो गोबर है,
वो और भी ज़्यादा होता है, और भी अच्छा होता है। मैं गौशाला से एक बैल लेके आया था जब मैं अमेरिका से वापस आया था। एक बैल लेके आया था, उस एक बैल के गोबर से मैंने 2 कमरे अब से पहले बना लिए हैं। मेरे पास वो बैल, अब मैं रोहतक से लेके बीकानेर आया हुआ हूं, सिर्फ 6 महीने के अंतराल उस बैल ने क्या किया है आप जाके देखना। बालू रेत की 10 ट्राली डलवाई थी मैंने वहां पे नीचे। वहां पे वो बैल बैठता है, मूत्र करता है, बालू रेत को उसने मिट्टी में परिवर्तित कर दिया, मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में। तो ये जो केमिकल कंपनीज, ये कॉर्पोरेट्स के जो वो हैं, उनके खिलाफ हमें एक बौद्धिक लड़ाई भी साथ साथ लड़नी पड़ेगी। बौद्धिक लड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना इन बातों की तरफ। तो ये जो ईंट है, इसके बारे में 3 दिन का ट्रेनिंग शिविर होता है, बीकानेर के अंदर होता है। जो कोई आना चाहिए तो बाद में हमें बात कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।